आप घर से बैठ के जितना अच्छा तैयारी कर सकते हो एसएससी की, उससे बेटर कहीं है ही नहीं। और ये भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। एसएससी अगर सही रास्ता में तैयारी की जाए ना तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एसएससी। तो मैं उसको 1 घंटे का मेरा टारगेट था तो मैं 2 घंटे 3 घंटे भी खींच देता था, क्योंकि वो मेरे दिमाग में उस दिन जा रहा है, मुझे उस दिन जीके समझ में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट रहना और पेशेंस थोड़ा रखना बहुत जरूरी है इसमें। बड़ा बोरिंग सा लग रहा था मुझे, ऐसे तो करेंगे तो 1.5-2 साल लग जाएगा। और मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा बेसिक वीक हो गया। जब हार्ड करता है एसएससी ना तो एनसीईआरटी की तरफ ही रहता है, बेसिक चीजें उठा के पूछ देगा। तो ऐसा लगा कि तो सॉल्यूशन मैं ही नहीं। पहले अपने आप को समझना कि मेरी लेवल क्या है। अगर आपको पेड कोर्स की जरूरत है, हिचकिचाओ मत, ले लो, समझो पहले अपने आप को। यूट्यूब से फ्री में अगर आप कर सकते हो कर लो। सबको इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज इग्नोर, मैंने रीजनिंग इग्नोर करी थी पिछले बार, मेरा रीजनिंग की वजह से तो हो जाता। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज हमारे साथ हैं प्रेम शंकर ओझा भाई, जिनकी एसएससी सीजीएल 2023 में AIR 7 रहा है और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इनकी सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि इतना अच्छा रैंक लाने के पीछे क्या स्ट्रेटजी रही, किन किन चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया तैयारी के दौरान, कौन सी किताबें यूज करी, क्या रिसोर्सेस रहे, कौन से टीचर्स से इन्होंने हेल्प ली, क्या ओवरऑल इनकी जर्नी रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस शानदार अचीवमेंट्स के लिए और बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच। तो कैसे हो, एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दो। हेलो, मेरा नाम प्रेम शंकर ओझा है। मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल से नेमतपुर का रहने वाला हूँ और मेरी इस बार ऑल इंडिया रैंक 7 है और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। ये मेरी एसएससी की 4th अटेम्प्ट है। एसएससी सीजीएल की 4th अटेम्प्ट। सीजीएल की 4th अटेम्प्ट। ओके, तो काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स आपने दे दिए। हाँ, वो ये क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम हुआ तो 2 साल के अंदर ही बहुत सारे लगातार हो गए, तो इसमें 4th अटेम्प्ट। जब आप एग्जाम देकर आए थे मेंस का फाइनल, तो उस टाइम आपने एग्जाम के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी? इतना अच्छी शानदार 7 रैंक का सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम के बाद तो ऐसा हुआ था कि पेपर तो मतलब जो था, एक मैथ को छोड़ दे तो ओवरऑल पेपर इजी आ गया था। तो लगा था कि पेपर मतलब वैसा नहीं हो पाएगा, वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि सिली तो होते ही हैं, सबके होते हैं। तो बस यही था कि मतलब अगर सिली बच गया होगा तो मैं तो फिर हो जाऊंगा। थोड़ा सा था सेटिस्फेक्शन कि हाँ अच्छा गया, मैंने अटेम्प्ट किया है ठीक से सवाल को। लेकिन वो होता है ना एक कि आंसर की पता नहीं क्यों कौन सा खेल कर दे, तो कभी कभी होता है एग्जाम प्रेशर में गलत भी, आप सही जानते हुए भी गलत मार देते हो। तो ये सब का थोड़ा बहुत। और ऐसा था कि मतलब पेपर इजी आ गया था और इजी पेपर में थोड़ा सा आपको ज्यादा आप लीड लेने के लायक बच नहीं जाते, वो आपको थोड़ा थोड़ा सही सिली से बचाना होता है और सिली नेचुरल होता ही है सबके साथ। बस यही था, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन हाँ, पेपर्स दे के सेटिस्फेक्शन था कि हाँ ठीक गया पेपर। ओके, तो थोड़ा फैमिली के बारे में और आपके उसके बाद ही पढ़ाई लिखाई और कॉलेज के। तो फैमिली में हम 6 लोग हैं। मैं मम्मी पापा हैं, दादी है और हम 3 भाई हैं। और पापा मेरे कोल इंडिया में जॉब करते हैं, जो कि PSU कंपनी है भारत सरकार की। और मेरी पढ़ाई 12th तक वहीं से मैंने की, वेस्ट बंगाल में ही, अपने होम टाउन में। और फिर मैंने 12th के बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री मैंने की आर्कियोलॉजी में। तो ये 4 अटेम्प्ट आपके हो गए। तो इस अटेम्प्ट वाली जर्नी बताओ, कब आपकी तैयारी शुरू हुई, कब आपने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है? फिर ये पहला अटेम्प्ट हो, इस सब के बारे में बताओ। तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मैं तो मतलब जब बैचलर्स के फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरा इंग्लिश से मुझे डर लगता था और इंग्लिश की वजह से मैं एसएससी के फील्ड में मैं आया नहीं था। हालांकि मैं जीके और रीजनिंग और मैथ ये तीनों चीजें एसएससी के लेवल की पढ़ता था। जीके को थोड़ा और वास्ट पढ़ता था क्योंकि मुझे स्टेट के भी एग्जाम देने होते थे, जैसे SI वगैरह का, PCS एग्जाम। तो हालांकि PCS दिया नहीं मैंने, लेकिन हाँ तैयारी करता था उसकी। तो जीके वहाँ से थोड़ा बहुत सही होता था मेरा। लेकिन फिर मैं जब लॉकडाउन लगा और जब मेरा मास्टर्स का लास्ट ईयर था, तो मैं घर पे आया और उसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ाई शुरू करी और लॉकडाउन के टाइम में। और मैंने इंग्लिश को अच्छा किया, थोड़ा उस लेवल पर किया कि एसएससी के एग्जाम में मतलब बैठूं तो डर ना लगे, तो समझ में आने लगे। तो इंग्लिश के मैंने कुछ किताब पढ़े जो बेसिक सी बुक होती हैं, मैंने उसको याद किया।
फिर 2021 में मैंने, जो कि 2020 का मेंस था उस टाइम पे, 21 के जनवरी के आई थिंक मेंस प्री हो गया था, तो उसके वजह से मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि देना चाहिए मैं, तो वही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फिर एग्ज़ाम का प्रोसेस थोड़ा स्पीड हो गया, तो मेरा चौथा अटेम्प्ट ये फर्स्ट दिया, फिर 2021 वाला मेंस, फिर 2021 वाला मेंस, जो कि उसी साल शायद हो गया था, फिर 22 और ये 23 बहुत जल्दी जल्दी हुए, तो 4 अटेम्प्ट हो गए। ओके, ये 2023 वाले मार्क्स अगर आपको याद हो तो मार्क्स सब्जेक्ट वाइज क्या? हाँ, तो मेरे मैथ में 74 है, और रिवाइज जो अभी रिसेंट में आंसर किया है उससे, और रीजनिंग में मेरे 83, और इंग्लिश में मेरे 127, और जीके में मेरा 60 नंबर, 344। ओके, पोस्ट आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, तो यही लेना चाह रहे थे आप? नहीं, लेना तो मतलब खैर, जब मैं 22 के बाद जब मैंने 23 की शुरू की थी तैयारी, तो मुझे दिमाग में था कि मुझे ईडी लेना है। लेकिन फिर ईडी में जब 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 ऐसा सोचा तो नहीं था कि रैंक आएगा, वही सोच के तो नहीं पढ़ रहा था, मुझे बस 4600 ग्रेड पे, और ईडी का एक था मतलब कि हाँ ईडी लेना है मुझे। लेकिन जब रैंक वैंक आ गई, जब लगा कि मिल जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा पोस्ट के बारे में और जाना, तो मुझे पता चला एक चीज़ की ये ट्रांसफरेबल है, थोड़ा इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं 5 साल में, और ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने ईडी को छोड़ दिया। और मुझे चूंकि यूपीएससी करनी थी, ये तो था, तो मैंने इनकम टैक्स लिया, इसीलिए कि घर के बगल में रहूँगा, अपना तैयारी भी हो जाएगी। ये प्लान बी के तौर पे आपने सीजीएल की तैयारी शुरू करी? हाँ, ये मैंने प्लान, मेरा मतलब 12th के बाद मैंने जो इंजीनियरिंग के लाइन में मैं मतलब जाना चाहता था, लेकिन मैंने फिर वहाँ से, जब मैं एनडीए के लिए, जब मैंने 1 साल का गैप लिया था तैयारी करने के लिए आईआईटी की, लेकिन 6 महीने बाद मेरा मतलब एनडीए में मेरा कुछ मतलब वो हुआ, रुचि आई, तो मैंने एनडीए के लिए दिल्ली आया मैं उस टाइम। तो उस टाइम मुझे मतलब यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आके माहौल मिला, तो मैंने पढ़ते पढ़ते उसी समय एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी, तो मुझे लगा कि यूपीएससी में मेरा मतलब इंटरेस्ट जा रहा है। फिर मैंने वहीं से इसकी वो अपना चेंज किया ट्रैक, और आर्ट्स के तरफ मैं चला गया, और उसके लिए तो जब यूपीएससी का कर रहा था, तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो हमारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 2 ही तैयारियां लोग करते हैं वहाँ पर, एक नेट जेआरएफ की करते हैं और एक यूपीएससी की। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि यूपीएससी करते हैं, तो लेकिन फिर ये हुआ कि भाई यूपीएससी से पहले अगर कुछ तुम्हें मिल जाए, तो वो तुम्हारा प्लान बी हो सकता है आगे चल के। तो मैंने उसके प्लान बी के तौर पे ये एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करी थी। जब सीजीएल का या फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम का सोचते हैं, तो उस शुरुआती फेज में कंफ्यूजन पड़े होते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि अभी तो बहुत कोचिंग का इतना वो बन गया है माहौल। जैसे मुकई में अभी आपने देखा होगा, तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, प्रयागराज में, पटना में। तो आपका शुरुआती फेज के बारे में थोड़ा बताओ, एक नए एस्पिरेंट के तौर पे क्या क्या आपको चीजें स्ट्रगल हुए, क्या क्या कंफ्यूजन हुए, उनको कैसे आपने क्लियर किया, कहाँ पे कोचिंग करी, वो सब? तो मैंने जब सेकेंड ईयर में मैं जब था, जब एसएससी के फील्ड में, जब मैंने थोड़ा सा सोचा था कि एसएससी का मैथ वगैरह थोड़ा करते हैं अच्छे लेवल का, तभी स्टेट में भी स्टेट एग्जाम भी करते थे, तो एसएससी के ही मैथ को फॉलो करते थे। मैंने एसएससी के लिए मतलब एक जगह नाम तो लिखवाया था वहीं बनारस में ही, लेकिन वही घिसा पिटा सा चल रहा था ऑफलाइन में। 1 महीने पढ़ा, मैंने छोड़ दिया, मेरे बस का ही नहीं था, क्योंकि वही पढ़ा रहे थे, वो जो चलता है, एक परंपरा चली आती है, अकबर से शुरू हुआ कहानी, फिर मैथ में वो परसेंटेज, बड़ा बोरिंग सा लग रहा था मुझे। ऐसे तो करेंगे तो 1.5-2 साल लग जाएगा, और ऊपर से क्योंकि मैं वहां रह रहा था और वहां पर माहौल था तैयारी का, तो मैंने सोचा था कि एक चांस लेते हैं ऑफलाइन में, और उस समय यूट्यूब पे उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो मैंने फिर छोड़ दिया वहां से। फिर मैं घर पे ही करने लगा। तो अब जब लॉकडाउन के बाद, जब मैंने पूरे तरीके से जब एसएससी की तैयारी शुरू करी थी इंग्लिश के साथ, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं, और ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत भी नहीं है इसमें, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर से बैठ के जितना अच्छा तैयारी कर सकते हो एसएससी की, उससे बेटर कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं। या तो घर से रह लो, या फिर अगर आपके घर पे ज्यादा दिक्कत तो कहीं रूम लेके रह, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसमें समय ज्यादा लगेगा, उसमें बिल्कुल समय जाता है, आप जाओगे, क्लास करोगे और पढ़ना ही, और सारी चीजें जो है वो फिक्स पैटर्न की है, एक तरह से सबको आइडिया रहता है लगभग, तो उससे आप मतलब आप अपने आप को जज कर सकते हैं वहां से। ऑनलाइन पे तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं अब, तो वो एग्जाम तो प्रेडिक्टेबल है, प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लो। स्ट्रेटजी की नीड मतलब बहुत कम लोगों को, उनको जरूरत है, या तो जो बिगिनर है उनको स्ट्रेटजी की नीड है
कि भाई जो एंट्री करने वाला है, तो जैसे हम एंट्री करने वाले थे तो हमको कुछ नहीं पता था तो कि कैसे कौन से सब्जेक्ट, किताब और ये सब सबको पता होता है, लेकिन किसमें किताब में भी क्या पढ़ना है, कौन से ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का रोल आता है। एक तो जो बिगिनर है उनको यूज हुआ, और एक जो रिपीटर है जिनका थोड़ा सा जो फंसे हुए हैं इसके लूप में, साउथ में पोस्टेड है, कहीं इधर कहीं उधर, कम नंबर से छूट जा रहा है, इनको जरूरत है थोड़ा बहुत चेंज करने की अपनी स्ट्रेटजी को। बाकी जो बीच वाले हैं जो, उनको तो सबसे पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है, उनको यही चीजें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उनको कोई स्ट्रेटजी और ये करके कोई फायदा नहीं है, उनको पता है कि क्या करना है, और सही डायरेक्शन में अगर पता है, सही चीजें देख रहे हैं, सही चीजें पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। और लेकिन एक बात ये है कि ऑफलाइन में ना अपने जो बिगिनर्स होते हैं तो वो ऑफलाइन में जैसे टीचर में पढ़ रहे हैं तो उनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि यही पढ़ा रहे हैं, यही टीचर है। ऑनलाइन में बिगिनर्स होते हैं तो वो मतलब घूमने लग जाते हैं कि अब हजारों टीचर है यूट्यूब पे, आप है ना, तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें, कैसे आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, कौन सा टीचर सही पढ़ा रहा है, एग्जाम के जब नजरिए से देखे तो पता चले कि हमने इनसे पढ़ लिया, एग्जाम में इनका कुछ आया नहीं। जैसे कई सारे टीचर्स पे आरोप भी लगते हैं कि बहुत टफ पढ़ाते हैं, इतना जरूरत नहीं है एसएससी का, तो वो कैसे आपका फिर आगे प्रोसेस कैसे बढ़ा आपका? तो इसके लिए मतलब अब यही स्ट्रेटेजी और गाइडेंस की यही नीड होती है, क्योंकि ऑनलाइन जो है यूट्यूब, ये एक पूरा एक मतलब बहुत चीज है इसमें, तैयारी जितनी की चाहिए उससे ज्यादा दिया हुआ है इसमें, तो आपको इसमें से अपने काम की चीजें लेनी है। इसके लिए ही गाइडेंस की जरूरत है थोड़ी बहुत, कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और ट्रस्ट जो होता है ना, ये ट्रस्ट मतलब आप किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप जानते हो, अगर दो चार अच्छे लोगों ने कहा कि ये टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, उन पे भरोसा रखो, थोड़ा सोचो कि हाँ ये बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। अगर आपके रिलेटिव में कोई है, कोई बता रहा है कि ये टीचर है, जेन्युइन बता रहा है बात को, तो आप उन पे भरोसा करके पढ़ाई, भरोसा बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो आपको कहीं कुछ, अगर दो चार सवाल नहीं बने, कोई उनकी सीट से आपने पूरे सवाल लगाए और कहीं आपके मौके में फंस गए दो चार सवाल, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब मेरा लग रहा है मेरा ही कम कोई दूसरे टीचर से पढ़ते फिर, और ये भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। एसएससी अगर सही रास्ता में तैयारी की जाए ना तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एसएससी, जितना हवा बना हुआ है एसएससी का उतना नहीं, अगर हाँ लेकिन डायरेक्शन प्रॉपर चाहिए, वरना ये इतना बड़ा लूप भी है ना, इसमें फंस के रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम छोड़ कहाँ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहा, 10 नंबर से छूटेगा सिलेक्शन, 15 नंबर से छूटेगा, 5 नंबर से छूटेगा, ये तो होता ही है। इसीलिए सही डायरेक्शन की बहुत जरूरी है, इसमें सही डायरेक्शन ही चाहिए। तो AIR 7 ने ऑनलाइन किन किन टीचर से पढ़ाई करी? मैंने ऑनलाइन तो मैंने पहले जब तैयारी शुरू की तो मैंने वही सोचा था कि भाई इसमें तो ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सब बोलते हैं फ्री में हो जाएगा, मैंने भी वही चीज करी। और मुझे मैं टोकूंगा, पढ़ाई से ज्यादा हेल्प किसके पढ़ने से हुआ है ना, पढ़ तो बहुत से टीचर करे, हेल्प किसने ज्यादा करी, मतलब जो रिलेवेंट पढ़ाया? हाँ, तो मैं बताऊं कि जब मतलब मेरा 2020 में हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने वैसे उससे पहले जब मैंने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ता था ना, एसएससी लेवल की मैथ पढ़ता था, तो जब मेरा वो पढ़ता था तो उस समय लगभग सारे टीचरों के मैथ्स को मैंने पढ़ लिया था कि ये इनका भी पढ़ लेते थे, इनका भी पढ़ लेते हैं, और मैं अपने ज्यादा लेवल का सोचता था कि यार ये इतना लेवल तक पढ़ा और थोड़ा अच्छा टीचर से पढ़ते हैं, जैसे कुछ सवाल उसमें से छूट गया तो कुछ उनके बना लिए कि भाई उन्होंने पढ़ाए होंगे तो उनको देख लेते हैं। भटका हूँ मैं बहुत, लेकिन 2020 में सर से मैंने, आभास सर का मैंने सुपर 100 लिया था, जब मतलब मेरा प्री हुआ था तो मेंस का लिया था सर का कोर्स, और सर के पीपीटी और जो भी उनके वो पढ़ाए थे क्लास को, उन्होंने मतलब बताया था पहले दिन ही कि आपको ऐसे कैसे पढ़ना है, ये करना है। मेरा मतलब ये था कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा बेसिक वीक हो गया है, ठीक है, क्योंकि भटकने के चक्कर में मैथड्स मेरे दिमाग में बहुत सारे थे, लेकिन एग्जाम में कौन से मेथड लगा, और ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा जगह से पढ़ने का भटकने का नुकसान होता है, आपको राइट टाइम पे राइट चीजें क्लिक नहीं करती। तो फिर मैंने वही आवाज सर का लिया मैंने, और पीपीटी को उनके जो भी क्लास थे पूरा अच्छे से किया, मैथ्स वगैरह, और उसके बाद मैंने उनके सॉल्व पीवाईक्यू में नहीं किए, मैंने पीवाईक्यू में, हाँ 20 वाले में जब तैयारी कर रहा था, पहला अटेम्प्ट था मेरा, प्री हो गया था मेंस के लिए, पीवाईक्यू मैंने छोड़ रखा था अपना, पीवाईक्यू क्यों करूंगा, ये तो सर ही पढ़ा। और पीवाईक्यू क्या होता है ना कि आप पूरा किताब लेके बैठे,
आप परसेंटेज उठाए या फिर कोई चैप्टर उठाया तो आपको ऐसा लगेगा, जब पढ़ाने चलोगे तो लगेगा कि यार ये तो बनता जा रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन उसमें से भी 100 सवाल, मान लो आप 100 सवाल बना रहे हो, उसमें से भी क्या होता है 80 सवाल बन जाता है, अलग 20 सवाल छूट जाते हैं। वो 20 सवाल ही आपको एग्जाम में धप्पा करेंगे, और 20 सवाल छूट जाता है आप उनको इग्नोर भी कर देते हो, यार चलो अपना बीच बीच में रहते हो, क्योंकि एक जगह तो रहते नहीं है। तो वही सब एग्जाम में, और वही सब चीजों की प्रैक्टिस एक रिपीटर को पड़ती है, वो रिपीटर जानता है कि हाँ मेरा कहाँ लैग कर, अगर वो जान गया है तो वो सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और अगर बिगिनर है तो उसको मतलब पूरे अच्छे से सटीक पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से पकड़ना, टाइप को पकड़ना है, ये सारी चीजें मैंने थोड़ी सी मिस करी थी 20 में 21 में। फिर मैंने बाद में इस चीजों को सही किया, सर के पीपीटी को मैंने बार बार रिवाइज किया। उस समय तो मैंने सब कर लिया था, लेकिन उससे कोई मतलब मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे। मैंने सर को फॉलो तो किया था, लेकिन मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने 22 के लिए वो ही पीपीटी में रिवाइज करता है, नए टेक्निक। अब जब पीवाईक्यू सॉल्व करता तब समझ में आता था कि अच्छा ये सवाल उस सर ने पढ़ाया था, देखो उस समय ध्यान में मतलब पढ़ तो लिया था मैंने, लेकिन वो अभी यूज हो रहा है। तो वो सारी चीजें फायदेमंद हुई बाद में जब मैंने प्रैक्टिस की। तो मैथ में तो ऐसे हुआ, मतलब जाके फिर मॉक में भी मार्क्स आने लगे। और थोड़ी सी ये हुई कि एग्जाम में मेरे साथ कुछ गलतियां भी, मैं एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीजें मुझे एक्सपीरियंस से मुझे 22 में बहुत यूज हुआ। मतलब मैंने अपनी गलतियां समझी कि परफॉर्म भी करना एग्जाम में एक अलग ही कला है। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप उस दिन फेल मार गए खत्म का है। और गलतियों की हम बात करेंगे डिटेल में भी, क्या क्या मिस्टेक जो नए बच्चे उनको नहीं करनी चाहिए। अभी आप सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश का और बताओ, ऐसे जैसे मैथ में आपने तैयारी करी, इंग्लिश जैसे आपने शुरू में मेंशन किया आपकी बहुत वीक थी इंग्लिश को कैसे शुरुआत से प्रिपेयर किया, फिर जीके जीएस और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट वाइज आप अपना। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट वाइज, मैं मैथ का एक बार और बताऊं, आप किसी को भी फॉलो करो मैथ में, जरूरी नहीं है कि आप मतलब कहीं, लेकिन एक चीज को और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है मैथ को। और आपको एक ही मटेरियल्स को बार बार बनाना है। अगर आपने ज्योमेट्री मान लो किसी टीचर से आप कोर्स ले रखा है, उनका समझ में नहीं आया, और किसी और टीचर का समझ में आ रहा है, अगर ज्योमेट्री उनसे पढ़ ली आपने, तो आप उन्हीं को पढ़ो। फिर सारे नहीं, अगर ज्योमेट्री केवल पढ़िए तो ज्योमेट्री भी केवल उन्हीं के पढ़ना, फिर आप उनके मतलब प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि नहीं, अगर आप उनको छोड़ दिए फिर बाद में फिर स्विच किए, तो आप उतना टाइम जो वेस्ट किए वो भी बर्बाद हो जाएगा, आपके मेथड 10-12 बन जाएंगे, आप सही में अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे उस चीज को। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज को, एक टीचर को, इन सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है मैथ में खास करके, क्योंकि मैथ मतलब प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा मैथ होगा। कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी, आप पीवाईक्यू जितने अच्छे से लगाओगे उतना अच्छा आपको एक टाइप समझ में आएगा मैथ का। क्योंकि आप जब सवाल देखोगे आपका एक नक्शा बन जाना चाहिए, ये सवाल ऐसे 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 बनेगा, फिर आप थोड़ा सा कलम चलाओगे आंसर आ जाएगा। ये नक्शा तब बनेगा दिमाग में जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में। और इंग्लिश का क्या है, रीजनिंग का मैं बताऊं तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग लगभग सबको आती है। मेरा रीजनिंग में ही 2022 में मेरे साथ वो हुआ था, कम नंबर आ गए थे, क्योंकि मैंने रीजनिंग को इग्नोर कर दिया था। क्योंकि सारे जो बोलते हैं कि भाई रीजनिंग मार्क से हो जाती है, ये तो इतना भी अब क्या, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ये जो पैटर्न हो गया है। अब आप किसी को भी इग्नोर करोगे, 4-5 सवाल गए मतलब 3 से गुना कर दो, वो उतने नंबर का लॉस 4 से। तो ये रीजनिंग में मैंने अपनी चीज गलतियां सुधारी कि आपको सीढ़ी नहीं करनी। रीजनिंग सबसे पहले जो आता है उसको तो अच्छे से ढंग से करना है। अगर आपको 20-25 लगभग इतने सवाल सबको, मेंस की बात करूं तो 30 नंबर की रीजनिंग आती है। 30 नंबर की रीजनिंग में आपको 20-25 लगभग सब बना लेते हैं, लेकिन उस 20-25 जो आप बना रहे हैं उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको सिली बचानी है। कुछ चैप्टर्स को बड़े ध्यान से, जहाँ सिली होती है जो जिसमें स्क्रॉलिंग का वो होता है, वो जानबूझ के देता है एसएससी कि आप स्क्रॉल करो, आप गलत मार पे हो, वो फंसाता ही है। तो वहां आपको गलतियां बचानी है। और जो चीजें जिसमें एज लेना है आपको, वो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर के जो सवाल आते हैं, नंबर सीरीज वगैरह जो आती है, नंबर तोड़ के बनाने वाला वो आता है, उसको टाइप वाइज प्रैक्टिस करना है। रिसेंट ईयर के सवालों को कैसे किस टाइप के पैटर्न पे पूछ रहा है, ये सब आपको फॉलो करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, एक सिग्मा एकेडमी करके हेमंत का है, वो 2020 का उसने करा रखा, 2020 में अच्छा रीजनिंग आया था 2020 वाले में। तो ये सब है, आप फॉलो कर सकते हैं। आप पीडीएफ्स कर सकते हैं, आरबी सर के चैनल पे भी पीडीएफ्स हैं। तो इन सबको रीजनिंग करने से रीजनिंग
कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के भी पार्ट्स ऐड हुए हैं, तो उसमें वो सर हैं, एक राहुल मिश्रा नाम है उनका, तो उनके वीडियो मैंने देखे थे मेंस के लिए इस बार, क्योंकि पिछले बार मैंने ये सारी टॉपिक्स छोड़ दी थी, तो इसको वहां से देखा था इस बार और उनकी प्रैक्टिस भी करी थी, तो वहां पर मेरा सही हुआ था। रीजनिंग का ऐसा सीन है। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश मेरा वीक था शुरू में, तो इंग्लिश मैंने सबसे पहले वोकैब करी थी क्यू मैथ्स के, वो जो ब्लैक बुक आती है उसको मैंने बहुत ढंग से किया था, उसी को बार बार बहुत दिनों तक किया मैंने, करीब जितना भी मेरा फेज था तैयारी का उसको मैंने किया, अच्छे से किया। और उसमें जो नहीं आते थे उनको मैंने वो अंडरलाइन करके पढ़ा, वोकैब याद करी उसके ब्लैक बुक को। केडी कैंपस का जो नीतू सिंह मैम का बुक है उनका मैंने फॉलो किया, ग्रामर को उनको भी मैंने बहुत बार पढ़ा। तो एक लेवल पे जाके ऐसा हो गया इंग्लिश की, मतलब रूल्स का जरूरत मुझे नहीं पड़ता, रूल्स याद हो गए थे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैं चला गया था इंग्लिश में कि हाँ ये गलत है, यहाँ पर गलत हो सकता है एरर में। और मतलब उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पिनाकल का जो बुक होता है उससे टाइप वाइज एरर सॉल्व करे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और मैंने एक और चीज इस बार 23 के लिए मैंने किया था, स्पेशली मैंने कॉपी बनाई थी, 22 में ही बनाई थी कॉपी। उस कॉपी से मुझे बड़ा हेल्प हुआ था, इंग्लिश में बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि मैं उसमें नए नए चीजों को ऐड किया मैंने, क्योंकि मेरा वोकैब एक लेवल पे जा चुका था, मुझे जो बेसिक से वोकैब पूछी जाती वो याद हो गए, बेसिक से इडियम्स याद हो गए थे, लेकिन मेरा जो था अपडेटेड नहीं था। मैंने अपडेटेड कंटेंट को जो एग्जाम होते थे उनको मैं लिख लेता था कि ये CGL 23 जैसे 22 का एग्जाम हुआ तो MTS 22 सारे एडीएम उसके वन वर्ड जो मुझे नहीं याद है, मतलब नए नए आए हैं, क्योंकि नए पूछता है SSC। उसके बाद बहुत से बच्चों, मतलब उस समय मुझे भी आती थी, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता था, तो इन सबको मैंने सही किया। मैंने मेंस के टाइम इस बार इंग्लिश माध्यम के मॉक मैंने ले लिया था, तो उनके ऑनलाइन मॉक को मैंने रोज दिया, एक मॉक रोज दिया मैंने, तो वहां से मेरा रीडिंग भी और PQRS वगैरह सही हुआ, बहुत अच्छा लेवल पे चला गया था। कॉम्प्रिहेंशन मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जो पैसेज होता था उसको एक ही बार पढ़ने की कोशिश करता था, एक ही बार पढ़ के और उसको एनालाइज कर लेता था। पढ़ते पढ़ते जैसे जीके पढ़ते तो अंडरलाइन करते जाते हैं अपन कि हाँ ये इम्पोर्टेंट, उसी तरह मैं पैसेज में ही ये सोच, वो शुरू में नहीं आता है, करते करते वो चीजें डेवलप होती हैं। तो पैसेज को पढ़ते ही मैंने ये समझ लेता था कि यार यहाँ से सवाल होगा जरूर, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में चल जाती थी, वहीं से सवाल जनरली मिलते थे, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। लेकिन इस बार तो कॉम्प्रिहेंशन वैसा पूछा नहीं था, तो कॉम्प्रिहेंशन और PQRS ये सारे मैंने करे प्रैक्टिस अच्छे से, तो हाँ हुआ इसमें से। ओके, इसमें जैसे वोकैब की बात करें तो ब्लैक बुक की आपने बात करी, ब्लैक बुक काफी मोटा बुक है वो ना, ब्लैक बुक। हाँ, तो कैसे आप उसको ऐसे रखते थे, ऐसे हाथ रखे हुए देखता हुआ ऐसे हाथ रखते हैं, या फिर उसको रीडिंग करते थे? तो ब्लैक बुक का मेरे पास थोड़ा पुराना वर्जन मेरे पास बुक था, तो मैं उसके वन वर्ड इडियम मैंने किए, अच्छे से किए थे। और उसमें क्या होता है कि आपको जनरली जो इजी आप पढ़ते जा रहे आपको लगता है कि याद है, लेकिन SSC उसी वाले इडियम को पूछेगा और कंफ्यूजिंग ऑप्शन के साथ पूछेगा, तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना जरूरी है। उसके लिए मैं मतलब मुझे एग्जाम में, क्योंकि जब आता था कोई सवाल तो मुझे लगता था ये तो पढ़ा है मैंने, लेकिन ऑप्शन क्यों मैं गलत क्यों मार दी मैंने प्री में, या फिर जो MTS वगैरह के एग्जाम इन सब में जाता तो देखता था ऐसे हो रहा है। तो फिर मैंने ना उसके वो हाथ रख के, जो आपने बताया ना हाथ रख के, मैं मतलब उसकी मीनिंग को सोचने की, क्योंकि आप जब बार बार किताब को कर लिए हो ना तो आपके दिमाग में एक तो ये बैठ जाएगा कि ये तो पढ़ा हुआ, ये तो पढ़ा, आप नजर से छूट जाती हैं कुछ चीजें, और वही पूछता है एग्जाम में, और कंफ्यूजिंग ऑप्शन के साथ आप गलत मार के आ जाते हैं। तो ये चीजें मैंने करी। अंडरलाइन तो मैंने अंडरलाइन में बहुत सारा, एक लाल पेन से हो गया था, एक फिर कई बार अंडरलाइन वाला भी बहुत। फिर मैंने क्या किया कि 22 में कॉपी जब बनाई तो मैंने उसके जो हार्ड जो वोकैब जो नहीं याद रहे, जो कंफ्यूजिंग में थे, क्योंकि ऐसे देखता था इंग्लिश में ये लिखा हुआ, फिर मीनिंग सोचता था नहीं याद, मैंने कॉपी में लिख लिया, और उस कॉपी को बार बार रिवाइज किया, मैंने बहुत बार रिवाइज किया, और रिसेंट के जो थे उनको लिख लिया। साइनो एंटो भी मैंने ब्लैक बुक से करे थे, लेकिन फिर मैंने साइनो एंटो के लिए कॉपी भी बना ली थी, उसमें जो उसके साइनो एंटो थे जो याद नहीं होते उसको लिखा, और उसका डिक्शनरी से मैंने मीनिंग लिखा। उसके साथ उससे ये फायदा हुआ ना कि इजी भी साइनो मान लीजिए कंफ्यूजन कर रहा है तो उसके 2-4 साइनो लिखने से, 2-4 उसके वर्ड लिखने से मुझे उसकी एक ब्रॉड मीनिंग जो होती है ना, जो क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करती है, और कंफ्यूजन आपका दूर होगा फिर
कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही मीनिंग वाले दो लगते हैं। तो ऐसे मैंने किया इंग्लिश के वोकैब को। जीके जीएस तो आप पहले ही बेसिकली पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी। तो हाँ, तो जीके का तो यही है, सब लूसेंट करते हैं। तो मैंने लूसेंट पढ़ा भी, बहुत बार पढ़ा, बहुत बार भूला, बार बार रिवाइज किया। लूसेंट है सफिशिएंट, नो डाउट, लेकिन लूसेंट बोरिंग किताब भी है थोड़ा। तो आपको लूसेंट करना है, करिए, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास टाइम हो प्रॉपर, तो आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें। और अगर इंग्लिश में भी अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पढ़ना जरूरी है, तो आप बेसिक सी एनसीईआरटी पढ़े, जीके की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़े। तो उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश भी सही हो जाएगा, आपका जीके में भी कुछ एडिशन होगा। तो और एसएससी एनसीईआरटी से उठा रहा है इस सवाल, पता नहीं आगे का पैटर्न कैसा होगा, लेकिन उन लोगों के सिलेबस में ही है, एनसीईआरटी है, उनके पास थोड़ी ना लूसेंट है, वो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी इजी है, पढ़ सकते हैं। अगर कोई बिगिनर रीडिंग कर रहा है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो जरूर, रीडिंग के लिए पढ़ लो। लेकिन जनरली कोई एनसीईआरटी इसलिए नहीं फॉलो करता कि क्या 25-30 सवाल के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड नहीं है, वो आप कर सकते हो। लूसेंट से थोड़ी मुझे हल्की लगती है एनसीईआरटी, सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर के, सिलेक्टेड सब्जेक्ट के सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती हैं। और टॉपिक वाइज स्टडी, अगर आपको एज लेना है, अगर आपका जीके थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, तो आपको एज लेना है, तो आपको टॉपिक छांट के पढ़ने पड़े। जैसे मैंने हिस्ट्री में इस बार क्या किया था, मेरा लूसेंट तो हो रखा था, लेकिन बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है लूसेंट में, और बार बार आप भूलते भी हो। और ज्यादा पढ़ने से ये हो जाता है ना कि जीके ज्यादा पढ़ने से मेरा एक नुकसान बहुत बड़ा ये हुआ कि मुझे कंफ्यूजन शुरू हो गया एग्जाम में। अब रिवीजन छूट गया था तो कंफ्यूजन तो होगा ही। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने टॉपिक उठाया। जैसे हिस्ट्री में मैंने पूरा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसको पूरा नहीं पढ़ा मैंने, उसके कुछ हार्डर टॉपिक्स हो गए, वो सारे डेट्स वगैरह, वायसराय, इंपॉर्टेंट वायसराय हो गए, और ये सारी चीजें। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, वो एक्ट वगैरह होते हैं, वो सारे हो गए, अमेंडमेंट हो गए, ऐसे ऐसे करके। बायोलॉजी में मैंने एनिमल किंगडम जो होते हैं, ये जो याद नहीं होते हैं, इन सब टॉपिक्स को मैंने बार बार पढ़ा। और लूसेंट से नहीं पढ़ा मैंने, कुछ चीजें लूसेंट से पढ़ी, कुछ चीजें ऑनलाइन पीडीएफ्स गूगल से करके पढ़ा मैंने। और जो जिनको लूसेंट वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, याद नहीं हो रहा है, और थोड़ा एज लेना है, मतलब क्योंकि अब जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रैंक दिलाने में। और रैंक आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल इसके लूप से निकलना है ना, तो एक अच्छा स्कोर एक बार मेहनत करके तो करना ही पड़ेगा। कुछ एनसीईआरटी के क्रक्स गूगल पे मिल जाते हैं, जैसे 9th क्लास की ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज क्रक्स होते हैं। पूरा एनसीईआरटी मत पढ़ो, लास्ट में अगर आपको ज्योग्राफी का आइडिया हो गया, एक बेसिक चीज होती है, तो एनसीईआरटी आप एक बार कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि कुछ जब हार्ड करता है एसएससी ना, तो एनसीईआरटी की तरफ ही जाता है, बेसिक चीजें उठा के पूछ देगा। तो ऐसा लगे कि तो लूसेंट में ही नहीं, लूसेंट में सब चीजें नहीं मिलेंगी। आप पढ़ाई कैसे करते थे? टारगेट बेस्ड आपकी पढ़ाई होती थी? कैसे रूटीन और टाइम टेबल सब कैसे बना? तो टारगेट बेस्ड में मतलब मैं करता था कि सुबह उठ गया मैं, जो कल के मॉक दिया मैंने, अब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे इंग्लिश थोड़ा करना है, मैं इंग्लिश उठा लेता था। कुछ दिनों तक मैंने शेड्यूल भी फॉलो किया था, अच्छे से किया था, लेकिन मैंने टाइमिंग बना के कभी कोई वो नहीं किया कि 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। मेरा क्या था कि अब जैसे इंग्लिश पढ़ने बैठा मैं वोकैब, और मुझे वोकैब उस दिन अच्छे से याद हो रहा है, या फिर ग्रामर का रूल्स मुझे अच्छे से, एरर अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो मैं उसको 1 घंटे का मेरा टारगेट था, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे भी खींच देता था, क्योंकि वो मेरे दिमाग में उस दिन जा रहा है, मुझे उस दिन जीके समझ में आ रही है, तो मैं जीके भी पढ़ लेता था। मजा आ रहा है, दिमाग कुल मिला के आपको फायदा लेना है। शेड्यूल पूरा करने के चक्कर में बहुत लोग प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब कि भाई फॉलो नहीं हो, पूरा नहीं हो। अब वो पूरा मेरा भी नहीं हुआ शेड्यूल कभी भी, लेकिन मैं एक जो होता है ना, वो फायदेमंद स्टडी जो होती है, एक प्रॉफिटेबल स्टडी जो आपको याद हो, वो स्टडी में मैं ज्यादा फोकस करता था कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, ये इस पे मैं फोकस रहता था कि हाँ ये मेरा होना चाहिए, मुझे ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए रात में कि हाँ मैं सोने से पहले कि हाँ भाई मैंने इतने चीजें आज एडिशन की है या फिर रिवाइज किया है। क्योंकि मैं रिपीटर हो गया था, एक बार देते अब 2-3 अटेम्प्ट के बाद, दूसरे अटेम्प्ट के बाद तो मैं रिवाइज पे ही ज्यादा, रिवाइज ही करना होता है, तो मैं यही सब चीजें ऐसे करता था। मैं जिस दिन जो सब्जेक्ट शुरू किया तो 1 घंटे का भी उसका टारगेट है, तो मैं 2 घंटे भी पढ़ लेता था, अगले दिन फिर उसको कम पढ़ लूंगा। और मैं मॉक देने पे पता चल जाता है कि आपको ये चीजें पढ़ने की जरूरत है,
तो आप फिर उसको पढ़ लेंगे। रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन में जैसे मान लीजिए वोकैब है या फिर जीके है, तो जैसे मैंने आज नया टॉपिक पढ़ा तो अगले दिन भी रिवाइज किया मैंने, 2-3 दिन तक उसको रिवाइज किया, एक बार वो दिमाग में सेट हो गया, फिर आगे का पढ़ा मैं। फिर वीकेंड में एक बार पीछे वाला भी देख लेता था। और रिवीजन आपको जरूरत पड़ती है मेनली वोकैब की, करंट अफेयर की और जीके की। मैथ्स के कुछ मतलब एक लेवल पे जाके आपको उतना मैथ्स में मेथड आ जाते हैं, आपको फॉर्मूले की रिवीजन करनी पड़ेगी। यही बस रिवीजन में ज्यादा यही है, वोकैब है और ये आपका फॉर्मूला है और जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर वगैरह। तो ये चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी और ये रटनी ही पड़ेंगी, और रटने के तरीके होते हैं। मैं जीके का नहीं बात कर रहा, जैसे वोकैब है तो इसको रटना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हाँ इसको रटना। अब आप कैसे भी रटो, नेमोनिक्स के थ्रू रटो या फिर उसके कुछ मीनिंग्स वगैरह लिख के सेंटेंस बना के बहुत लोग करते हैं। नेमोनिक्स से मैंने सेंटेंस बना के भी रटा है, नेमोनिक्स से भी रटा है उसको। तो ये सारी चीजें। और जीके में मैं तो जीके में भी रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको रिवाइज करना, जो पढ़ा है आपने उसको एक बार देखना जरूरी है, वीकेंड में या फिर वीक में देखना जरूरी है। वो खुद ही एक अलार्म सा बजना चाहिए, ये चीज छूट रहा है। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो आपने जितना पढ़ा ये समझ लो वेस्ट है। और ये रिपीटर्स के साथ, क्योंकि जो ज्यादातर बच्चे तो रिपीटर्स ही होते हैं ना इसमें, तो वो इनके साथ यही दिक्कत होती है कि रिवीजन करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं वही किताब बार बार, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है कि कैसे पढ़े। तो ये तो करना पड़ेगा, रिवीजन आपको जबरदस्ती वही रोक रहा है, आपकी सिलेक्शन को, आपके होम पोस्टिंग को या फिर आपके रैंक को वही रोक रहा है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, अब इसमें आपको महीनों पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने तो 2020 में तैयारी शुरू करी और 23 में आपको 21 में, हाँ 21 में, तो मतलब 2-3 साल आपने पढ़ाई की। तो इसमें कंसिस्टेंट कैसे रहे, यही सबकी बहुत बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लगातार नहीं पढ़ पा रहे। कंसिस्टेंट रहने के क्या आपको ऐसे मतलब क्या मोटिवेशन क्या था इसके पीछे? तो ये है कि कंसिस्टेंस रहना इसमें बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। बिल्कुल इसका कोई जोड़ नहीं है, आप इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं, आपको रहना ही पड़ेगा, ये मान लो। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो फिर जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे। और लंबी जर्नी होती है तो उसमें कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बात नो डाउट। आप डिस्ट्रैक्शन मन करता है कि इंस्टाग्राम खोल ले, फेसबुक खोल ले, थोड़ा इधर बात खोला, दोस्तों के साथ ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ऐसा था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं, मतलब कभी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस सामने वाले को नहीं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जाना है किसी के साथ तो मना भी नहीं, चलेगा आराम से, कोई घूम लिए। लेकिन ये है ना कि कंसिस्टेंस आपके दिमाग से पढ़ाई नहीं निकलनी चाहिए। दिमाग से निकल गया, आप किसी चीज को करने जा रहे हो, कोई मजा करने जा रहे हो दोस्तों के साथ पार्टी, उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो गए, आप उसी में मतलब रम गए, फोन में ही आपका मन लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग से ये, अगर आप 2 दिन के लिए कहीं गए या कुछ कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे, तो आपको ये जरूर हिट करना चाहिए कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने वाला था, मैं 2 दिन से बाहर हूँ यार, मेरा पढ़ाई छूट रहा है। ये चीजें आपको टेंशन देनी चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट रहने के लिए कि आपको थोड़ा सा शेड्यूल, अनुशासन, डिसिप्लिन, इस चीज को लाना पड़ेगा। और एक बार जब हैबिट हो जाएगी ना तो आप खुद ही उसको करते चले जाओगे, खुद ही। आपको एक मतलब एक एग्जाम दे के भी, मैंने 2023 के एग्जाम दे के भी जब दे के आया था तो मैंने ये दिमाग में बैठा लिया था अगर नहीं हुआ फिर पढ़ाएंगे। 2020 में आपका सिलेक्शन चूक गए थे आप, 2021 में 22 में आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिली, अच्छी रैंक नहीं, इस बार आपकी AIR 7 आया। तो आप इनमें इन 3-4 सालों में क्या आपने सीखा इस एग्जाम को लेकर कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, आपने क्या क्या गलतियां करी और कैसे उनको सुधार किया? तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स अगर आप बता पाओ कि जो बच्चों को उन गलतियों से बचना चाहिए अगर उनको जल्दी सिलेक्शन लेना है, इस वो लूप होल और उस सर्कल में नहीं फंसना है, क्या ऐसी गलतियां? तो मेरा ये है सजेशन कि आपको सबसे पहले एक बार पूरा थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सीखने में। उसके बाद आपको रिवाइज करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं जल्दीबाजी करता था कि भाई मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ये 5 महीनों को खेल है, 3 महीनों को खेल है, तुरंत हो जाएगा। मैं भी ये सब के वो था,
तो आपको आगे पहले अपने आप को समझना कि मेरी लेवल क्या है। अगर आपको पेड कोर्स की जरूरत है, हिचकिचाओ मत, ले लो, समझो पहले अपने आप को। यूट्यूब से फ्री में अगर आप कर सकते हो कर लो। आपको पहले अपने आप को समझने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंसी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ऊंच नीच होगा ही होगा, आपको रिजल्ट के लिए तैयार रहना जरूरी है। मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मॉक टेस्ट भी बहुत डिप्रेशन का कारण बनता है। मैं भी बहुत डिप्रेस रहा हूँ मॉक, क्योंकि दिन भर अब ये सारी चीजें करने के बावजूद जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते तो कोई भी परेशान होगा, कोई भी, चाहे आप उसको कितना ही मोटिवेशन की रील्स दिखा दो, मोटिवेट कर दो, वो नहीं होने वाला। उसके मॉक टेस्ट में नंबर जिस दिन आएंगे वो उसी दिन हंसेगा, उसी दिन अच्छे से बात करेगा, क्योंकि उसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। तो मॉक टेस्ट को भी बड़ा ध्यान से देना है, और उसको उस माइंडसेट से देना ही नहीं है एग्जाम से एक डेढ़ महीने पहले की मैं अगर बताऊं सिचुएशन, आप जो पूरा तैयारी के फेज में होते हो तो उस सोच से देना ही नहीं है कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ भाई। वो मॉक है, वो इसलिए बना ही है कि आपको कुछ सिखाए, आपकी गलतियां निकाल के दे। तो वो आपको गलतियां निकाल के देगा, आपको उस चीज को अच्छे सेंस में लेना है कि चलो ये मैंने तो टाइम वर्क अच्छे से किया है, अब गए टाइम एंड वर्क का कोई सवाल छूट गया तो आपको वो मॉक अगर छूट गया या फिर गलत कर दिया तो आपको ये नहीं देखना है कि मतलब भाई मैंने तो पढ़ा था क्यों नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गया, डिप्रेस्ड होकर बैठ गया, नंबर कम आ गए। आपको वो दिया है कि आप इस टाइप को छोड़ के आए थे, आप कीजिए उस टाइप को, आपका नंबर बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा जरूर। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मॉक को सही से दे रहे हो, है ना। मॉक देना ये नहीं कि अंधाधुंध दिए जा रहे हैं, नंबर आ नहीं रहा है दिए जा रहे हैं, क्योंकि मॉक देने से स्पीड बढ़ता है। स्पीड का खेल अब नहीं है, अब जो पैटर्न हो गया है उसमें स्पीड की बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, केवल सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में अंडरस्टैंडिंग पढ़ना भी आपको लर्निंग मांग रहा है एसएससी। इंग्लिश आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इस बार इंग्लिश इजी आई थी, अगले बार नहीं आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं कि मैथ इस बार हार्ड आया था तो अगले बार भी ऐसे कुछ भी कर सकता है। कंप्यूटर का 27 जा रहा तो 27, कुछ भी एसएससी अब कुछ भी कर सकती है। इस बार का पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि पीक्यूआर एक भी नहीं था। ये भी हो सकता है कि कल के दिन बहुत सारा साइनो एंडो ही पूछ दे, तो आपको एक लेवल पे अपने आप को रखना ही पड़ेगा। उसके बाद तो थोड़ा बहुत आपका दिन होना चाहिए, वो दिन होना चाहिए। परफॉर्मेंस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बस डिमोटिवेट नहीं होना है। इस तैयारी के दौरान आपको कोई ऐसी किताब मिली हो कि उसकी बहुत ज्यादा हाइप बना रखी है लेकिन वो इतना रिलेवेंट है नहीं, प्रमोशन के जरिए, मार्केटिंग के जरिए, कोई किताब, कोई टीचर, ऐसा कोई ऐसी चीज आपको लगी हो कि इस पे इतना क्यों हुआ बना दिया, इसका इतना क्यों जोर दे रहे हैं, इसका कोई इतना रिलेवेंसी है नहीं एग्जाम को लेकर, कोई ऐसी चीज आपको नजर आई इतने इस तैयारी के फेज में, या फिर कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक ऐसा कुछ? तो टॉपिक का तो ऐसा था कि मतलब हवा तो खैर देखिए बताएं, हवा ज्यादा जो बनता है वो सब्जेक्ट में ही बनता है। कुछ जैसे मैथ हो गया, भाई मैथ 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 सब, जिसको देखो मैथ, जिसको देखो मैथ। मैथ और ये रीजनिंग या फिर जो भी, सबको इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज इग्नोर, मैंने रीजनिंग इग्नोर करी थी पिछले बार, मेरा रीजनिंग की वजह से तो हो जाता। उसी तरह जीके बहुत लोग नहीं करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। जीके भी करना बहुत जरूरी है, आपको सब चीज करना बहुत जरूरी है। लगभग हमने बहुत सारी बातें कर ली इस इंटरव्यू में, लगभग सारी चीज कवर ही होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है, फिर लास्ट में जो बच्चे आपको देख रहे हैं 2024 में, उनकी भी उम्मीद है कि वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भैया की तरह बने, एक शानदार रैंक लाके, तो उनके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या बोलना चाहूंगा लास्ट? मैं यही बोलना चाहूंगा कि एसएससी जो है वो बहुत उसको मतलब बहुत ज्यादा हाइप में नहीं रहना है कि बहुत हार्ड है। ये सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसमें सिलेक्शन तो मुझे एक टीचर ने, सर ने कहा था, मेरे सर ने, कि सिलेक्शन तो इसमें होगा ही होगा, बस आपका काम ये है कि इसमें लगे रहना है। लेकिन हाँ, अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो आपके सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो थोड़ा लेट से होगा, फंसोगे इधर उधर, लेकिन होगा जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट रहना और पेशेंस थोड़ा रखना बहुत जरूरी है इसमें, एसएससी के एग्जाम में। चलिए, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। इस तरीके से प्रेम भाई ने अपनी जर्नी को आप सभी लोगों के सामने रखा, स्ट्रेटजी बताई, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, सब कुछ शेयर किया। इनकी डिटेल स्ट्रेटजी 1-2 दिन में चैनल पे आपको मिल जाएगी।
वो वीडियो के अलावा आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 में जो भी आपके डाउट्स है सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है, क्या क्या किताबें पढ़नी है और कौन सी टीचर्स से आप हेल्प ले सकते हो, कौन से टेलीग्राम चैनल है, जो भी है ओवरऑल इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी वो सब कुछ उन्होंने डाल दिया उस वीडियो में। वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इनका कोई हैंडल होगा, कोई टेलीग्राम चैनल होगा, उसका लिंक भी हम डाल देंगे, तो वहाँ इनसे भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।